नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत से बहुत ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, अपन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। एक बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को और आप सबको उपलब्ध करवाने की कोशिश एकेडमी के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले आज मैं आपसे इस पहले वीडियो में जीएस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जीएस में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर अपन देखते हैं कि अपन जीएस पे बात करते हैं, है ना, तो इसका नाम बिल्कुल छोटा सा रहता है जीएस, है ना, लेकिन इसमें इतने सारे सेगमेंट्स और इतने सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं कि विशाल संग्रह बन जाता है जाकर। ठीक है, तो आज अपन को इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करना है कि हमें जीएस में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ें जिससे हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकें। क्लियर। तो सबसे पहले अपन आज डिस्कस कर रहे हैं जीएस पर कि हमें जीएस में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अगर जीएस के सेगमेंट्स की बात करूं कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट या सेगमेंट्स शामिल किए गए हैं, है ना, तो जीएस का जो पहला सेगमेंट्स होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता जा रहा हूं और आपको हर सब्जेक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। ये नहीं बताने जा रहे हैं आज अपन कि क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये देखना है अपन को, है ना। तो जीएस का जो पहला सेगमेंट्स है, जीएस का पहला सेगमेंट्स है आपका इतिहास। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जीएस का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो जीएस में शामिल है ना, वो इतिहास है, भारतीय इतिहास। क्लियर। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर। अगर इतिहास को देखें तो भारतीय इतिहास को 3 प्रकार से और 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार से जो विभाजित किया गया है वो है लिपि, है ना। दूसरे प्रकार से जो विभाजित किया गया है वो है समय और तीसरे प्रकार से जो विभाजित किया गया है वो है धर्म। क्लियर। यानी भारतीय इतिहास को 3 टाइप से विभाजित करते हैं। पहला लिपि के आधार पर, दूसरा समय के आधार पर और तीसरा धर्म के आधार पर। क्लियर। जीएस में भारतीय इतिहास के ये तीनों विभाजन पढ़ना है और तीनों काल में किन किन घटनाओं का और किन किन तथ्यों का अध्ययन करना है, ये भी हमें बाखूबी इस टॉपिक में देखना है। क्लियर। अगर हम इतिहास को लिपि के आधार पर देखें कि इतिहास को लिपि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर। तो थोड़ा सा इतिहास की परिभाषा से मैं आना चाहूँगा। देखिएगा, इतिहास की जब हम इतिहास उठाते हैं तो इतिहास की परिभाषा पढ़ते हैं, है ना। तो इतिहास की परिभाषा क्या है, भूतकाल में देखना 3 काल हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। क्लियर। वर्तमान आज है, भूत निकल चुका है, भविष्य आने वाला है। क्लियर। आने वाला क्या है ये किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता है। क्लियर। वर्तमान पढ़ाया जाता है आपको और भूत पढ़ाया जाता है। क्लियर। लेकिन इतिहास वर्तमान का अध्ययन नहीं कराता है, भविष्य का अध्ययन कोई भी सब्जेक्ट नहीं कराएगा। ठीक। इतिहास की बात करूं तो इतिहास वर्तमान का अध्ययन नहीं कराएगा, इतिहास अध्ययन कराता है भूतकाल का। तो उसकी परिभाषा भी है कि भूतकाल में घटित होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, स्टेप बाय स्टेप, समय के अकॉर्डिंग, डेट बाय डेट, है ना, कि 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, है ना। तो भूतकाल में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्लियर। इतिहास के जनक कौन रहेंगे, हेरोडोटस, है ना, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले उन तथ्यों को शामिल किया था जो तथ्य कैसे थे, ऐतिहासिक थे। ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया हिस्टोरिका में, इसलिए हेरोडोटस को क्या माना गया, इतिहास का जनक या पिता माना गया। क्लियर। अगर हम लिपि के आधार पर इतिहास के विभाजन को देखें, है ना, तो लिपि के आधार पर हमारा इतिहास कितने भागों में बंटता है, 3 भागों में। ठीक। पहले भाग को हम नाम देते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ध्यान दीजिएगा, लिपि के आधार पर बांट रहा हूँ। पहले भाग को नाम देते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे भाग को नाम देते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर। ठीक है। और तीसरे भाग को अपन नाम देते हैं ऐतिहासिक काल। यानी भारतीय इतिहास को लिपि के आधार पर, और मुझे लग रहा है या मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग लिपि समझते होंगे। लिपि का मतलब है जैसे वर्तमान में या इस समय हमारी जो भाषा है वो हिंदी है और लिपि कौन सी है, देवनागरी है ना। तो भाषा को लिखने को, भाषा को जिस माध्यम से लिखा जाता है वो कहलाती है लिपि, है ना। तो जब हमारे देश में मानव का विकास प्रारंभ हुआ
है ना। इतिहास जैसी मानव का विकास प्रारंभ हुआ वहीं से इतिहास प्रारंभ हो गया, है ना। तो मानव के विकास के क्रम को जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ से ही मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, मानव को भाषा का भी ज्ञान नहीं था, लिपि का भी ज्ञान नहीं था, है ना। तो जैसे जैसे लिपि आगे बढ़ती गई, इतिहास को आपने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। क्लियर। प्रागैतिहासिक काल, इसकी परिभाषा क्या है? वह काल जिसका मानव ना तो लिखना जानता है और ना ही पढ़ना जानता है, ऐसा काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल, है ना। आद्यैतिहासिक काल, जिसका मानव लिखना तो जानता है लेकिन उनके द्वारा लिखी गई लिपि को आज तक किसी भी विद्वान के द्वारा नहीं पढ़ा जा सका, ऐसा काल क्या कहलाता है? आद्यैतिहासिक काल। क्लियर। ऐतिहासिक काल, जिसका मानव लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है। क्लियर। तो लिपि के आधार पर इतिहास के कितने भाग बने? 3। इसका मानव न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है। क्लियर। तो इस काल को पत्थर के औजारों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। एक को नाम दिया गया पुरापाषाण काल, एक को नाम दिया गया मध्यपाषाण काल और एक को नाम दिया गया नवपाषाण काल। क्लियर। सिर्फ पत्थर के औजारों के आधार पर, पत्थर के औजारों की जैसी संरचना बदलती गई, आपका ऐतिहासिक काल क्या होता गया? बदलता चला गया। ठीक है। जब मानव पत्थर के बड़े औजारों का उपयोग करता था तो उस काल को नाम दिया गया पुरापाषाण काल, औजारों के आकार को छोटा किया मध्यपाषाण काल और परिवर्तन हुए नवपाषाण काल, है ना। इस काल में मानव ने आग का आविष्कार कर लिया, मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया और मानव ने कृषि करना भी क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मानव पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ करेगा वहीं से मानव में एक नई प्रवृत्ति का जन्म होगा और वो प्रवृत्ति क्या होगी? स्थायी रूप से निवास करने की। क्लियर। क्योंकि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल का मानव स्थायी रूप से नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते मानव स्थायी रूप से रहना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। क्लियर। तो वह काल जब मानव लिखने पढ़ने का अभ्यास नहीं है मानव को, वो प्रागैतिहासिक काल है। इस काल का मानव लिखना तो जानता है लेकिन उनकी लिपि क्या है? चित्रात्मक है, जिसे आज तक हमारे और आपके द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत की सबसे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता किस काल की है? आद्यैतिहासिक काल की। क्लियर। तो इस सभ्यता के लोग लिखना तो जानते हैं लेकिन इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया है लिखने में, उस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस काल को अपन नाम क्या देते हैं? आद्यैतिहासिक काल। क्लियर। ऐतिहासिक काल, जिसका मानव लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है, ऐसे काल को क्या नाम देते हैं? ऐतिहासिक काल। जैसे वर्तमान युग। ठीक। तो लिपि के आधार पर इतिहास के 3 भाग हैं, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। क्लियर। अब चलते अपन समय की ओर। ठीक है। देखिएगा, अगर हम समय के आधार पर देखें, है ना, तो समय के आधार पर भी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक। समय के आधार पर जो पहला विभाजन है वो है प्रारंभ से लेकर, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। ठीक। इसे हम नाम देते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। क्लियर। जो पहला पार्ट है वो प्रारंभ से 1206 तक है, इसे नाम देते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जो दूसरा पार्ट है वो है 1206 से लेकर 1757 ईस्वी तक, इसे हम नाम देते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्लियर। जो तीसरा पार्ट है वो है 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक और इसे हम नाम देते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्लियर। इस समय के आधार पर नॉर्मल विभाजन है। क्लियर। पहला प्रारंभ से 1206 प्राचीन भारत, 1206 से 1757 मध्यकालीन भारत, तीसरा 1757 से 1947 आधुनिक भारत। क्लियर। ठीक। अब अगर इसी को ध्यान दीजिएगा, है ना, इसी विभाजन को अगर धर्म के आधार पर बांट दें अपन, है ना, तो देखिएगा प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक हमारे देश में शासन करने वाले लोग जो थे, जो शासक वर्ग था, है ना, शासक वर्ग का धर्म क्या था? हिंदू। क्लियर। और इसके बारे में थोड़ा सा और समझिएगा, जब हमारे देश में अंग्रेज शासन करने, अंग्रेज व्यापार करने आए थे, क्योंकि अंग्रेज जब पहले आते हैं तो व्यापारी के तौर पर आते हैं, है ना, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लिया और राजनीति में प्रवेश करके भारत में लंबे समय तक उन्होंने क्या किया? शासन किया। क्लियर। लेकिन जब अंग्रेज आए, व्यापारी आए, शासक आए, तो निश्चित सी बात है उनके साथ साहित्यकार और लेखक भी आए, है ना। उन्हीं साहित्यकारों में से एक साहित्यकार आया जेम्स मिल, जिसने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांट दिया, है ना। और धर्म के आधार पर कितने भागों में बांट दिया उसने? 3 भागों में। उसने कहा कि भारत का जो प्राचीन भारत है, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो भारत है, इस भारत में शासन करने वाले लोगों का जो धर्म था, ये शासक वर्ग का जो धर्म था वो कौन सा था? हिंदू। इसलिए उसने क्या नाम दे दिया? हिंदू धर्म का इतिहास। ध्यान दीजिएगा। ठीक।
1206 से 1757 ईस्वी तक, है ना, भारत में शासक वर्ग का जो धर्म है वो मुस्लिम है ना। इसलिए जेम्स मिल ने क्या कह दिया कि कौन से धर्म का इतिहास है, मुस्लिम धर्म का इतिहास। क्लियर, ठीक। 1757 से लेकर 1947 तक अगर अपन देखें तो 1947 तक भारत में शासन करने शासक जो वर्ग है वो अंग्रेज हैं, है ना, और उनका धर्म क्या है, ईसाई। तो जेम्स मिल ने उसे क्या नाम दे दिया, ईसाई धर्म का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, ठीक। समय के आधार पर प्रारंभ से 1206 प्राचीन भारत, 1206 से 1757 मध्यकालीन भारत, 1757 से 1947 आधुनिक भारत, इस समय के आधार पर है। क्लियर। लेकिन जेम्स मिल ने क्या किया, इसे धर्म के आधार पर बांट दिया, क्योंकि प्राचीन भारत में हमारे देश में शासन करने वाले लोगों का धर्म हिंदू था, है ना, तो उसने नाम दिया हिंदू धर्म का इतिहास। मध्यकालीन भारत में हमारे देश में शासन करने वाले लोगों का धर्म मुस्लिम था, तो उसने नाम दिया मुस्लिम धर्म का इतिहास। ठीक है। आधुनिक भारत में हमारे देश में शासन करने वाले लोगों का धर्म ईसाई था, तो उसने नाम दिया ईसाई धर्म का इतिहास। तो जीएस में भारतीय इतिहास के हमें 3 पार्ट पढ़ना है। पहला प्राचीन भारत हिंदू धर्म, है ना, दूसरा मध्यकालीन भारत मुस्लिम धर्म, तीसरा आधुनिक भारत ईसाई धर्म। इतना अपन को ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसमें बात करें तो इसमें हम प्रारंभ से ले रहे हैं, तो निश्चित है प्रागैतिहासिक काल पूरा पढ़ेंगे, ताम्र संस्कृतियाँ पढ़ेंगे, है ना, फिर इसके बाद सिंधु सभ्यता में आएंगे, वैदिक सभ्यता में आएंगे, महाजनपदों में आएंगे। ठीक है। महाजनपदों में मगध को पढ़ेंगे और मगध से फिर यहाँ से हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश और गुप्त वंश को पढ़ते हुए हम सीधा राजपूत काल में आके कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, मध्यकालीन भारत में। क्लियर। ठीक। ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन भारत में शासन करने वाले लोगों का धर्म मुस्लिम है, तो इस समय हमारे देश में मुसलमानों ने शासन किया। क्लियर है। मध्यकाल को अगर हम देखें तो पूरे के पूरे मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं, है ना। जो पहला भाग है मध्यकाल का, ये है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, है ना, जिसे हम नाम देते हैं दिल्ली सल्तनत। ध्यान दीजिएगा, है ना। और जो दूसरा भाग है वो है 1526 ईस्वी से लेकर 1757, और अगर अपन चाहें तो इसे 1857 तक भी ले सकते हैं, क्योंकि अंतिम मुगल शासक कहाँ तक जाएगा, 1857 ईस्वी तक, है ना। तो दूसरा भाग है 1526 से 1857, इसे अपन नाम देते हैं मुगल वंश। क्लियर। अब ये पूरा मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। ठीक है। तो इसे 2 भागों में क्यों डिवाइड करते हैं, थोड़ा ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक। इस्लाम धर्म की अगर बात करें, मुस्लिम धर्म की, है ना, तो मुस्लिम धर्म की स्थापना की है पैगंबर मोहम्मद ने। क्लियर। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 622 ईस्वी में मुस्लिम धर्म की स्थापना की, इस्लाम की स्थापना की, और 632 में पैगंबर साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक। पैगंबर इस्लाम के पहले और अंतिम पैगंबर थे, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ है ना। पैगंबर की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म का जो सर्वोच्च धर्म गुरु हुआ, वो धर्म गुरु भी था और राजनीतिक प्रमुख भी था। वो कौन था, खलीफा। क्लियर। तो खलीफा अब देखिएगा यहाँ पे, पैगंबर की मृत्यु के बाद इस्लाम को संचालित किया खलीफाओं ने। क्लियर। तो जितने भी मुस्लिम शासक थे वो अपने पद की मान्यता किससे प्राप्त करते थे, खलीफा से, है ना। और खलीफा का जो संपूर्ण क्षेत्र होता था वो कहलाता था सल्तनत। सल्तनत का मतलब होता है राज्य। क्लियर। और उसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली, तो उसका नाम क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब है इस 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत में जितने भी शासक हुए हैं, अधिकांश शासकों ने, 1-2 को छोड़ दिया जाए अगर, वो कौन से हैं जब डिटेल में आएंगे अपन तब बात करेंगे। ठीक है। अधिकांश मुस्लिम शासकों ने अपने पद की स्वीकृति किससे प्राप्त की थी, खलीफा से। क्लियर। तो खलीफा से लेने के कारण ये पूरा काल क्या कहलाया, दिल्ली सल्तनत। लेकिन इस वंश के शासकों ने अपने पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने वंश के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की और नाम क्या दिया गया, मुगल वंश। क्लियर। इसमें अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में भारत में 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला राजवंश गुलाम 1206 से 1290, दूसरा राजवंश खिलजी 1290 से 1320, तीसरा राजवंश तुगलक 1320 से 1414, चौथा राजवंश सैयद 1414 से 1451, और 5वां राजवंश लोधी 1451 से 1526। 1526 में एक युद्ध होगा जिसे अपन नाम देते हैं पानीपत का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, ठीक, नाम देंगे पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, है ना, इब्राहिम लोधी, या लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, और मुगल वंश के संस्थापक,
है ना, बाबर के बीच युद्ध होगा। इस युद्ध में लोधी की पराजय होगी और बाबर की जीत होगी और भारत से दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो जाएगा और भारत में एक नए राजवंश के शासन की स्थापना होगी जिसे अपन नाम देते हैं मुगल वंश। क्लियर। मुगलों में महान शासक हुए, बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, है ना, बीच में सूरी वंश पढ़ेंगे और सूरी वंश का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शासक शेरशाह सूरी पढ़ेंगे, है ना, अकबर पढ़ेंगे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब पढ़ेंगे। क्लियर। बस इतने महान शासक हैं। औरंगजेब के बाद मुगलों की सत्ता समाप्त नहीं होगी क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में और मुगल कहाँ तक ले चल रहे हैं अपन, 1857 ईस्वी तक। क्लियर। तो मुगलों की सत्ता समाप्त नहीं होती है लेकिन मुगलों की सत्ता का संकेंद्रण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सत्ता का संकेंद्रण हो जाता है क्योंकि मुगल वंश में अब कोई योग्य शासक नहीं बचता है जो औरंगजेब या अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित राज्य को यथावत बनाए रखें, है ना, कोई भी योग्य शासक नहीं था। ठीक है। तो यहाँ 1707 से मुगलों का पतन होना शुरू होगा और जब मुगलों का पतन होना शुरू होगा तो भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय होगा और इसी समय भारत में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डेनिश, अनेक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आएंगी, भारत में व्यापार करेंगी और धीरे धीरे करके व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीति में प्रवेश कर जाएंगी और राजनीति में प्रवेश करके भारत के राज्यों में हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगी और हस्तक्षेप की नीति अपनाकर भारत में अपने शासन की स्थापना कर लेंगे और भारत में एक नए युग का शुरुआत होगा जिसे अपन नाम देते हैं आधुनिक युग। कहां से लेंगे, 1757 से, क्योंकि 1757 का प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध भारतीय इतिहास के ऐसे निर्णायक युद्ध हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास की रूपरेखा को क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। क्लियर। क्योंकि इन दोनों युद्धों में भारतीयों की पराजय होती है और अंग्रेजों की जीत होती है और इसी जीत के साथ भारत में मुगल वंश या मुस्लिम साम्राज्य का अंत होता है और भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे अपन नाम देते हैं आधुनिक भारत और जेम्स मिल के अकॉर्डिंग देखें तो इसे नाम देते हैं ईसाई धर्म का इतिहास। अंग्रेजों ने 1757 से 1947 तक हमारे देश में शासन किया। क्लियर। इस पूरे काल में हम अंग्रेजों की नीतियां पढ़ेंगे, है ना, उनके विरुद्ध भारतीयों द्वारा किए गए विद्रोह और आंदोलन पढ़ेंगे, 1857 के पहले के विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1857 के बाद के विद्रोह और 1885 से हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कितने भाग भट करते हैं अपन, 3 भाग, 1885 से 1905 उदारवाद युग, 1905 से 1919 उग्रवाद युग और 1919 से 1947 गांधीवाद युग। क्लियर। तो ये भारतीय इतिहास है जिसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। प्राचीन भारत, इसमें सारे हिंदू राजवंश पढ़ेंगे, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, चाहे वर्धन वंश हो, चाहे कोई भी राजपूत काल हो, राजपूत राजवंश हो। मध्यकाल में मुस्लिम वंश पढ़ेंगे, इसमें 5 दिल्ली सल्तनत के और मुगल काल पढ़ेंगे, है ना। आधुनिक भारत में हम भारत में अंग्रेजों की नीतियां और भारतीयों द्वारा चलाए गए विद्रोह, आंदोलन और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका रही उस राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे, है ना। समाज सुधार पढ़ेंगे क्योंकि इस आधुनिक भारत में अनेक समाज सुधारक आएंगे जैसे राजा राम मोहन राय, इन्हें भारत में पुनर्जागरण का प्रणेता कहा जाएगा। इसके बाद भारत में समाज सुधार चलेगा, समाज सुधार आंदोलनों को पढ़ेंगे और इसके बाद कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हुए 1947 में भारत को जाकर क्या करा देते हैं, स्वतंत्र करा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जीएस में जो इतिहास है ना, इतिहास एक बड़ा पार्ट कंप्लीट करता है जीएस का और इस बड़े पार्ट को पूरा करने के लिए हमें इतिहास के 3 भाग पढ़ने पड़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्लियर है। ठीक। अब अपन आते हैं जीएस के दूसरे स्टेप पर। अब अपन बात करेंगे, देखिएगा जैसे अपन ने अभी जीएस के एक स्टेप की बात की जिसे अपन ने नाम दिया इतिहास। क्लियर। अब अपन आते हैं जीएस के दूसरे स्टेप पर कि जीएस का दूसरा सेगमेंट या दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है जो जीएस में एक महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करेगा, निर्वाह करेगा। क्लियर। तो दूसरा सेगमेंट कौन सा है, भूगोल। ठीक। अभी इतिहास में थे, है ना, हम इतिहास में कला और संस्कृति पढ़ रहे थे। अब अपन आते हैं प्रकृति पर, भूगोल पर। क्लियर। तो भूगोल में हमें यहाँ पर जीएस में 2 भूगोल पढ़ना है जिसे हम एक को नाम देंगे विश्व भूगोल और एक को नाम देंगे भारत का भूगोल। क्लियर। ठीक। अगर भूगोल की बात करूँ तो सबसे पहले इसे खगोलकी से उठाएंगे, पहले पूरा ब्रह्मांड पढ़ेंगे, ब्रह्मांड क्या है। ठीक। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इस सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करूं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हम 2 सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना, जियोसेंट्रिक थ्योरी, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। एक का प्रतिपादन किया है क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में, तो दूसरे का प्रतिपादन किया है कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। क्लियर। जियोसेंट्रिक थ्योरी कहेगी कि सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है,
है ना, और सारे ग्रह सूर्य सहित सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यह है पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, ये जियोसेंट्रिक थ्योरी, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यूनान के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने। क्लियर। लेकिन दूसरा खगोल शास्त्री या अमेरिकन खगोल शास्त्री आया जिसका नाम था कोपरनिकस, जिसने 1543 ईस्वी में इस धारणा को गलत साबित कर दिया, है ना, और उसने 1543 ईस्वी में कहा कि सूर्य पृथ्वी केंद्रित नहीं है, बल्कि केंद्रित क्या है, सूर्य है ना, और पृथ्वी सहित सारे ग्रह उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये कहलाएगी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसे दिया किसने है, कोपरनिकस ने। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, है ना, बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद सौरमंडल में आएंगे, पूरे ग्रह नक्षत्र तारे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। फिर सीधे हम विश्व की स्थलाकृतियों में आ जाएंगे। विश्व की पूरी जितनी भी विश्व की स्थलाकृतियां हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे, नदियां पर्वत जो भी हैं। ठीक है, इन सबको हम विश्व भूगोल में देखेंगे। फिर हम आते हैं भारतीय भूगोल में, है ना। तो भारतीय भूगोल में सबसे पहले भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है, स्थिति कैसे निकलेगी भारत की। क्लियर। फिर हम बात करेंगे भारत की भौतिक संरचना पर, है ना, कि भारत की भौतिक संरचना क्या होगी। ठीक है। तो भौतिक संरचना में भारत को कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। पहला, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय को, है ना, हिमालय को भी 4 भागों में बांटा जाएगा, है ना, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। क्लियर। तो पूरी हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की संरचना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि उत्तर जो भारत के 4 भाग हैं उसमें से पहला भाग क्या है, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, और हमारे उत्तर में सबसे विशाल पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या है, हिमालय है। क्लियर। तो दूसरा जो पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत के नीचे जब हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली वाले क्षेत्र में आते हैं तो इस भौतिक संरचना को नाम देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर। ये पूरा मैदान पढ़ेंगे। ठीक। फिर हम आएंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की जो संरचना है, ना तो वो मैदानी है ना पर्वतीय है, बल्कि कैसी है, पठारी है ना। तो दक्षिण भारत को हम नाम देंगे प्रायद्वीपीय पठार। और फिर पढ़ेंगे भारत की समुद्री तटरेखा। ठीक है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, समुद्र को स्पर्श करते हैं। क्लियर। तो भारत की भौतिक संरचना पढ़ेंगे, भारत की नदियां पढ़ेंगे, भारत की मिट्टी, कृषि, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम भूगोल नामक सेगमेंट्स को जीएस में क्या करेंगे, पूरा करते हैं। क्लियर। जीएस का जो तीसरा सेगमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जो जीएस का तीसरा सेगमेंट्स है राज्य व्यवस्था से, ध्यान देना। ठीक है। तीसरा सेगमेंट रहेगा राज्य व्यवस्था, जिसे हम अपनी भाषा में नाम दे सकते हैं संविधान। क्लियर। ध्यान देना इसे। ठीक है। राज्य व्यवस्था है संविधान। अगर संविधान की बात करूं तो संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है प्रबंध करना। ठीक है, ये व्यवस्था करना। सीधा सा अर्थ है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था कौन करता है, उस देश का संविधान। लेकिन ध्यान देना, देश भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब ऐसे देश जिनमें शासन किसका होता है, राजाओं का, वहाँ पर कोई लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं होती है। तो राजतंत्रात्मक शासन वाले देशों में संविधान का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्रात्मक की अगर बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, वहाँ की संविधान है। क्लियर। तो संविधान जब हम पढ़ेंगे जीएस में तो हम भारतीय संविधान उठाएंगे, है ना। भारतीय संविधान सबसे पहले अगर हम देखें तो भारतीय संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिसे नाम देते हैं मौलिक अधिकार। हाँ, एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, भारत प्रारंभ से लेकर 1947 ईस्वी तक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश नहीं था। क्यों? प्रारंभ में हिंदू राजाओं ने शासन किया, मध्यकाल में मुस्लिम राजाओं ने शासन किया, इसके बाद अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने ना तो राजतंत्र स्थापित किया ना लोकतंत्र स्थापित किया, बल्कि उन्होंने गुलाम बनाकर हमारे ऊपर क्या किया, शासन किया। लेकिन यहाँ पर ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने हमें राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या किया, निर्वाह किया। कैसे? मुगलों की सत्ता को समाप्त करके अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, तो अंग्रेजों ने राजतंत्र स्थापित नहीं किया हमारे यहाँ, ठीक है, बल्कि राजतंत्र से कहाँ की ओर ले जा रहे थे, लोकतंत्र की ओर। तो अंग्रेजों की सत्ता स्थापना से लेकर 1947 ईस्वी तक, है ना, जो भी नियम कानून हमारे देश में आए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होकर, वो सारे के सारे हमारे संवैधानिक विकास में क्या हो गए, शामिल हो गए। क्योंकि संविधान कोई एक दिन की घटना तो है नहीं है कि शाम को बैठो लिखा सुबह हमारा संविधान, या जो जैसे हम बात करते हैं कि
भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया, है ना। तो ऐसा नहीं था कि डॉक्टर साहब रात को बैठे थे 2-3 दिन लगातार लिखते रहे, बोले भारत का संविधान लिख गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। संवैधानिक विकास जब हम पढ़ते हैं तो संवैधानिक विकास पढ़ते हैं 1600 ईस्वी से, जिस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस दिन से लेकर 1947 ईस्वी तक हमारे देश का संवैधानिक विकास हुआ, और उस संवैधानिक विकास को कॉपी में लिखने का काम किया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, है ना। और वह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। तो संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करता है, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो संविधान एक आईना है जिसमें किसी भी देश का भूतकाल दिखता है, किसी भी देश का वर्तमान दिखता है, और किसी भी देश का क्या दिखता है, भविष्य दिखता है। सीधा साथ है। संविधान एक शीशा है, दर्पण है, जो हम सुबह उठ के सीधे कंघी करते हैं, देखते हैं कि वाह यार स्मार्ट लग रहा है, देखते हैं ना आप सब लोग, ठीक है। वो वही शीशा है संविधान, जिसमें किसी भी देश के 3 झलक दिखलाता है वो। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारा संविधान हमारे देश की 3 चीज़ें दिखाता है। पहला, हमारे देश का भूतकाल दिखाता है कि हमारे देश का भूतकाल कैसा था, हमारे देश का वर्तमान दिखाता है, और हमारे देश का भविष्य भी दिखाता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, है ना। तो किसी देश की शासन व्यवस्था को जिसके द्वारा, जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा या जिस दस्तावेज के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, वो शासन व्यवस्था क्या कहलाता है, संविधान। ठीक। अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देगा। हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर। ये हमें राज्य के विरुद्ध देता है, इनका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता है, लेकिन वही नीति निर्देशक तत्व भी दे रहा है, और नीति निर्देशक तत्व हमें नहीं दे रहा है, राज्य को दे रहा है। और राज्य से कहता है कि अगर आपकी इच्छा है तो अपने निवासियों को नीति निर्देशक तत्व दीजिए, और नहीं है तो मत दीजिए। हमारे देश की शासन व्यवस्था के रूप को निर्धारित करता है। हमारे देश में बताता है कि राष्ट्रपति होगा और क्या, कैसे होगा, कितनी शक्तियाँ होंगी, क्या कब कब वो कौन सी शक्ति का उपयोग करेगा, ये निर्धारण किसके द्वारा होता है, संविधान के द्वारा। हमारे देश में कानून कौन बनाएगा, निर्धारण कौन कर रहा है, संविधान। हमारे देश में कानून को लागू कौन करेगा, ये निर्धारण किसका है, संविधान का। हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने पर दंड कौन देगा, ये निर्धारण किसका है, संविधान का। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो लिखित दस्तावेज होता है वो क्या कहलाता है, संविधान। क्लियर हुआ। ठीक। जो चौथा सेगमेंट है जीएस का, है ना, जिसे अपन नाम देते हैं अर्थशास्त्र। ध्यान दीजिएगा। ठीक। अर्थशास्त्र, इसमें हमने अपने आप को जान लिया कि हम क्या हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि हम क्या हैं। ठीक है। इसमें हमने प्रकृति को जान लिया कि प्रकृति क्या है ना। इसमें हम नियम कानून और सिद्धांतों में बंध गए, लेकिन जीवन को चलाने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या होती है, अर्थशास्त्र। ठीक है। जैसे वर्तमान में कहते हैं कि व्यक्ति की जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो 3 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ध्यान देना, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है। इतिहास नहीं दे रहा, ठीक है, भूगोल परिस्थितियां निर्मित कर रहा, ये नियम बना रहा है कि ऐसे मकान बनाओ, ऐसे रोटी कमाओ, है ना, पैसा कमाओ तो रोटी आएगी, कपड़ा आएगा, लेकिन कमाने के लिए कौन बोल रहा है, अर्थशास्त्र। क्लियर। तो किसी भी देश के आय और व्यय, है ना, या किसी व्यक्ति विशेष की बात करूं तो एक व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी वो आय और व्यय से संबंधित कार्य करता है वो सारे कार्य क्या कहलाते, किसमें आते हैं, अर्थशास्त्र में। क्लियर। तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, आय और व्यय से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ जाएंगी, अर्थशास्त्र में। इसमें राजकोषीय नीतियाँ पढ़ेंगे, कर व्यवस्था पढ़ेंगे, बैंक पढ़ेंगे, है ना, और अन्य वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे जो अपने देश के निवासियों की वित्तीय और आर्थिक क्या करती हैं, मदद करती हैं। क्लियर। तो 4 सेगमेंट्स हुए, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र। जो जीएस का 5वां सेगमेंट्स है उसे हम नाम देते हैं सामान्य विज्ञान। ध्यान देना, साइंस है लेकिन स्पेशल साइंस नहीं बल्कि जनरल साइंस, और इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। क्लियर। जैसे बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी नॉर्मल, बॉटनी और जूलॉजी, है ना। इसमें क्या पढ़ते हैं, अगर जूलॉजी की बात करें तो पूरी बॉडी संरचना, डाइजेशन, जो भी हमारी ह्यूमन संरचना है वो सारी चीज़ें, है ना, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, डिसीज, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, साइंस में। तो साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो कहाँ जाएंगे, सामान्य विज्ञान में। ठीक। एक जो नेक्स्ट सेगमेंट से जीएस का, जिसे अपन नाम देते हैं प्रौद्योगिकी, है ना, इसके अंतर्गत एक ध्यान दीजिएगा, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं अपन, और मुख्यतः 2 पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डीआरडीओ की और एक पढ़ते हैं इसरो की।
क्लियर। इसरो मतलब स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना से लेकर वर्तमान तक, है ना, जो भी इसरो ने किया है, कब कौन सा सैटेलाइट भेजा, है ना, कब उसने चंद्रयान 1 भेजा, कब उसने चंद्रयान 2 भेजा, कब उसने मंगलयान भेजा, कब उसने PSLV को लॉन्च किया, कब उसने GSLV को लॉन्च किया, कब उसने कौन सा सैटेलाइट भेजा, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, इसरो में, ठीक है। DRDO का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। इसके द्वारा मुख्यतः मिसाइलें और तोपों का निर्माण किया जाता है ना। तो ब्रह्मोस क्या है, कौन सी मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक है या अंतर महाद्वीपीय है, क्या है, ठीक है। त्रिशूल क्या है, नाम क्या है, अग्नि क्या है ना। ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, प्रौद्योगिकी में। और इसी प्रौद्योगिकी में अपन एक चीज और ले लेते हैं, जैसे अपन नाम देते हैं कंप्यूटर, क्लियर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, प्रौद्योगिकी में, क्लियर। जीएस का जो नेक्स्ट सेगमेंट्स होता है, जिसे अपन नाम देते हैं कला एवं संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कला एवं संस्कृति, देखना एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, कला एवं संस्कृति को एक लाइन में समझा रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे है क्या चीज़ें, ठीक है। इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा मैं, सभ्यता एवं संस्कृति, क्लियर। सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, ये समझिएगा, ठीक है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो सभ्यता है, ठीक है। प्राचीन काल में जब प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं तब मानव के पास कपड़े नहीं थे, तो मानव पेड़ों की छाल पहन लेते थे, लेकिन कपड़े के रूप में पहनते थे, है ना। फिर धीरे धीरे कपड़ा आया, लोगों ने धोती कुर्ता, फिर पजामा कुर्ता, फिर जीन्स आ गया मार्केट में, है ना। अब तो और शॉर्ट हो गए, है ना। तो जो कपड़ा है वो सभ्यता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसे पहनने का जो तरीका है वो क्या है, संस्कृति है। जैसे हम आराम से ज़मीन में बैठकर थाली लगाकर बेहतरीन भगवान का नाम लेके भोजन लेते हैं, ठीक है। तो भोजन हम भी ले रहे हैं और एक लोग खड़े होके हाथ में लेके खाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो वो भी भोजन ले रहे हैं। तो भोजन यहाँ पर सभ्यता है, लेकिन जो खाने का तरीका है वो क्या है, संस्कृति है। तो भारत कला एवं संस्कृति की दृष्टि से विश्व का एक महान देश हमेशा रहा है ना। तो इसमें पूरी कला संस्कृति अपन देखेंगे, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक की कला संस्कृति पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जीएस का वो रहेगा राष्ट्रीय एवं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। इसमें नेशनल एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखना है, ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है और उनका काम क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल अगर उठा लें तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपन पढ़ते हैं उसमें मुख्य भूमिका रहती है आपकी यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 मुख्य कार्यकारी अंग हैं उन सारे अंगों की, और इससे रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अन्य सहयोगी संगठन हैं उन सारे संगठनों को पढ़ते हैं, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, है ना, WHO, विश्व बैंक, IMF, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में। जब राष्ट्रीय संगठनों में आएंगे तो इसमें अपने देश के संगठन पढ़ेंगे जो हमारे देश के हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, क्लियर। एक टॉपिक और जीएस में रहता है जिसे अपन नाम देते हैं विविध। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, कौन क्या कहाँ कैसे, हर किताब में मिल जाता है आसानी से, है ना, कौन क्या कहाँ कैसे, ठीक है। यानी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, करंट अफेयर्स विविध में, क्लियर। जो लास्ट टॉपिक जीएस का रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स, है ना, जिसे अपन नाम देते हैं समसामयिकी। इसमें एक साल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, एक साल में क्या क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन से विभाग में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, सारे प्रसिद्ध हस्तियों और एक साल में घटित घटनाओं का संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसे तैयार करने का सबसे अच्छा साधन होता है कि आप पर डे न्यूज़पेपर से अपडेट हों, पर डे न्यूज़पेपर से अपडेट हों, उसके नोट्स बनाएं और करंट से आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, क्लियर। तो जीएस में अगर अपन देखें तो जीएस में मुख्यतः इतने सेगमेंट्स का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्लियर। पहला इतिहास मैंने क्लियर किया, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरा भूगोल, विश्व भूगोल और भारत भूगोल। तीसरा राज्य व्यवस्था या संविधान। चौथा अर्थशास्त्र।
5वां सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रौद्योगिकी, इसमें मुख्यतः 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इसरो और DRDO, और साथ में कंप्यूटर भी इसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कला संस्कृति, है ना, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक की भारत की जो कला संस्कृति है उसका अध्ययन करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व के देशों के जो विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जैसे UNO, यूनेस्को, ये सारे राष्ट्रीय मतलब भारत स्तर के, अपने देश स्तर के। विविध का मतलब कौन, कहाँ, क्या, कैसे, लंबा, ऊंचा, छोटा, और करंट अफेयर्स का मतलब है समसामयिकी। और इसके लिए मुख्यतः ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मुख्यतः अपन न्यूज़पेपर से अपडेट होकर करंट को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्लियर? तो आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये जाना है कि GS में अपन को क्या पढ़ना है। क्लियर? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया आज आपको, सिर्फ ये बताया गया है कि GS में आपको पढ़ना क्या है ना, और ये बताने की कोशिश की गई है कि हम कैसे अपडेट रहेंगे। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आएंगे वो GS के किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक हर सब्जेक्ट के पॉइंट टू पॉइंट अगर बोलूँ तो पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस किया जाएगा, और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी और मटेरियल उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी, है ना। हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना आप मेन GS पे आ गए, है ना, लेकिन अगर आप किसी राज्य विशेष से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, राज्य विशेष से, जैसे फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश के हैं, या आप यूपी के हैं, या आप राजस्थान के हैं, या किसी भी राज्य के हैं, तो जिस राज्य के आप हैं उस राज्य का GS भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा जिसे अपन नाम देंगे MP GS। अगर आप यूपी के हैं तो एक सब्जेक्ट और ऐड होगा जिसे अपन नाम देंगे UP GS। क्लियर? तो ये राज्य का GS है, ये राज्य स्तर पर ही तैयार होता है और स्पेशली राज्य के एग्जाम पे आएगा। जैसे मध्य प्रदेश के हैं, आप मध्य प्रदेश में MP SI की तैयारी कर रहे हैं, तो MP SI का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट आने के साथ साथ आपके पेपर में एक सब्जेक्ट से और क्वेश्चन रहेंगे जिसे अपन नाम क्या देंगे, MP GS। अगर यूपी के हैं तो UP GS के रहेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें GS से रिलेटेड हैं जो आपको प्रोवाइड करवाई गई है आज जानकारी। अगर आपको हमारा चैनल और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।